अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको रोज़ बताता हूँ, आगाह करता हूँ कि दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। लोग तो ये समझते हैं कि शायद इस वबा के बाद जो दुनिया होगी वो इंतहाई पुरअमन हो जाएगी और बड़े और ताकतवर ममालिक तसादुम की बजाय ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा होते नजर आएंगे। लेकिन ये हमारी खाम ख्याली थी। वबा अभी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी तरह टली नहीं है। दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ धकेलने की तैयारियाँ कर दी गई हैं। एक तरफ हमारे खित्ते में जंग का खतरा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ती या मिडल ईस्ट में बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमेरिका बहादुर ने तो चाइना के साथ तसादुम के लिए बेचैन नज़र आता है। शाम, लिबिया और अभी तक बड़ी ताकतों में की रस्साकशी इन दोनों ममालिक में जारी है। लेकिन जो बात अहम है वो ये कि आखिर वो कौन से मुल्क हैं जो मौजूदा सूरत हाल बदलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ख्याल है चाइना और अमेरिका का बराह रास्त तसादुम होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगरचे दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तसादुम पे तो आमाद हैं, लेकिन जो ममालिक किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में अहम किरदार अदा करेंगे वो हमारे खित्ते में ही हैं, जिसमें इंडिया है और मिडल ईस्ट में टर्की का किरदार अहम होता जा रहा है। लेकिन दोनों का किरदार अलग अलग है। इंडिया सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है, जबकि टर्की जो है बैन अवी सियासत में एक अहम खिलाड़ी बन के उभर रहा है। देखना यह कि टर्की आने वाले दिनों में चाइना के साथ खड़ा होता है या अमरीका के साथ। नरेंद्र मोदी का इंडिया अमेरिका के ज़ेर असर रह के खित्ते में चाइना के मुकाबले में बड़ी ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है और हाल ही में चाइना के साथ सरहदी तनाज़े के बाद इंडिया ने अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने के लिए बड़े इक़दाम करने शुरू कर दिए और लद्दाख में बड़े पैमाने पर अस्करी नकलो हरकत के अलावा और हर तरह के असले की ख़रीदारी की जा रही है। इंडिया जो पहले कभी भी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहा, वो चाइना के ख़िलाफ़ खुलकर अमेरिकन कैंप में शामिल हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह के साथ मिलकर चाइना के ख़िलाफ़ अमरीकी इशारों पर नाचता नज़र आता है। जबकि इंडिया के हमसाए, इंडिया के ज़ेर असर समझने वाले मुल्क बांग्लादेश और नेपाल का झुकाव अब चाइना की तरफ हो गया, या फिर यूँ कहिए कि अमेरिका ने अपनी बंदूक इंडिया के कंधे पर रख दी है और नरेंद्र मोदी खुशी से खुशी ये बोझ उठाने के लिए तैयार है। इंडिया ने हमेशा खित्ते में डिस्टेबलाइजेशन की पॉलिसी पर अमल किया, चाहे वो अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, नेपाल और श्रीलंका में शरारतें करके दबाव की पॉलिसी अपनाना, या फिर बांग्लादेश की हुकूमत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाना। लेकिन अब इंडिया हर महाज पे एक्सपोज भी हो गया और नाकाम होने के बाद बौखलाहट का शिकार है। चाइना ने खूब पिटाई कर दी है। इंडिया की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल में हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। नेपाल और बांग्लादेश ने मोदी को आंखें दिखा दी और चाबहार गैस मनसूबों से ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि इंडिया खित्ते में तन्हाई और बौखलाहट का शिकार होकर अमेरिका की गोद में जा बैठा है, वो अब किसी भी किस्म के एडवेंचर के लिए तैयार है। और अब नरेंद्र मोदी की चाबी ट्रंप के हाथ में और डोनाल्ड ट्रंप के नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ख़तरा ये है कि वो ये चाबी अपने सियासी मफादात में किसी भी वक्त घुमा सकता है और इंडिया चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ किसी भी वक्त तसादुम कर सकता है। इसलिए इंडिया खित्ते की सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है। और अब ज़रा अफ्रीका, मिडल ईस्ट में तुर्की के बढ़ते असर रसूख और ताकत को बढ़ाने के एम्बिशन पर ज़रा नज़र डालें तो जिसने खित्ते में मौजूद दूसरी बड़ी और ख़ास तौर पे अरब ताकतों को परेशान कर रखा है और आने वाले दिनों में बड़े तसादुम का ख़तरा पैदा हो गया। टर्की अगरचे नेटो का एक इत्तेहादी मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद टर्की अपनी नई शनाख्त बनाने के साथ साथ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक में फ़ौजी कार्रवाइयाँ और ख़ास तौर पर आया सोफिया म्यूज़ियम को 80 साल बाद वापस मस्जिद बनाने के बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या तैयब एर्दोगान एक नई सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद तो नहीं रखने जा रहे। जिस तरह अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पे अपनी फ़ौजें मुख्तलिफ मुल्कों में उतारता रहा, टर्की भी शाम, लिबिया और शुमाली इराक़ के लैंड लॉक कुर्दिश रीजन्स में अपनी ताकत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशंस कर रहा है। और मगरब और अरब दुनिया टर्की के इस अमल को टर्किश एक्सपेंशनिज्म का नाम दे रहे हैं। टर्की की खारजा पॉलिसी ने सबको परेशान किया हुआ है और जंग ज़दा शाम से लेकर शुमाली इराक़ के कुर्दिस्तान, तेल की ताकत से माला माल कतर से लेकर गुर्बत से मारी मगरबी और मशरक़ी अफ्रीका और लिबिया तक टर्की की फ़ौज इंटरवेंशन करती जा रही है। और ये सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद तुर्की में पहली हुकूमत है जो ये सब कुछ कर रही है। और मगरबी दुनिया भी हैरत से उसको देख रही है कि क्या एर्दोगान खुलकर अपने मुल्क के ग्लोबल मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ाने की ख्वाहिश पर अमल दरामद तो नहीं कर रहा। हैरान कुन बात यह है कि अक्सर हुकूमतें टर्किश ट्रुप्स को बैरूनी और अंदरूनी खतरात से निपटने के लिए खुश आमदेद भी कहती नजर आती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जैसा कि शाम में टर्की ने अपने मफादात के हसूल के लिए बिला इजाज़त भी इंटरवेंशन की है। और जो चीज़ अमरीकी इत्तेहादी, यूरोप और अरब ममालिक को परेशान कर रही है वह है कि टर्की की मिलिट्री इंटरवेंशन या जिसे एक्सपेंशनिज्म कहा जा रहा है,
اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں ٹرکش فرمز انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہیں۔ در حقیقت ٹرکی ان جنگوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں اور جنہیں امریکہ اور مغرب نے شروع کیا۔ عراق اور شامی حکومتیں ترکی کے دخل اندازی پہ شور تو مچاتی نظر آتی ہیں، جبکہ ترکی کہتا ہے کہ عراق اور شام میں جاری آپریشنز جاری رکھیں گے۔ ترکی کہتا ہے کہ PKK اور YPG کے خلاف آپریشن اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے، جبکہ امریکہ ترکی سے یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ YPG پہ حملہ نہ کرے کیونکہ وہ اس کے ISIS کے خلاف اتحاد ہے، جبکہ PKK کے خلاف کارروائی میں ترکی کو امریکہ کی ہمدردی حاصل ہے۔ ترکی نے تیزی سے مشرق وسطیٰ یعنی افریقہ میں اپنا اثر رسوخ بڑھایا اور 2015 میں طیب اردگان نے قطر میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد پہلی ملٹری بیس قائم کی، اور یہ اس وقت ہوا جب 1 سال پہلے سعودی عرب، بحرین اور عرب امارات اور مصر نے اپنے سفارتکاروں کو قطر سے نکال دیا، اور جب 2017 میں سفارتی تعلقات خراب ہوتے ہوتے معاملہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے قطر کے خلاف اکنامک بلاکیڈ تک پہنچا تو ٹرکی نے مزید فوجی قطر بھیج دیے، اور حال ہی میں ٹرکی نے لیبیا میں اپنے فوجی دستے بھیجے تو عرب ممالک کو ایک بار پھر شدید ناراض کر دیا۔ لیبیا میں ٹرکی کے عزائم واضح ہیں۔ ایک تو ٹرکی چاہتا ہے کہ ترکی کے دوست حکومت قائم رہے، کیونکہ ٹرکی کے کرنل قذافی کے دور کے $1 ملین کے قرضے واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہی نہیں، ٹرکی لیبیا کی بحالی میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ٹرکی کی لیبیا میں مداخلت نے لیبیا میں جاری جنگ کا پانسا لیبیا میں قائم حکومت کے حق میں پلٹ دیا، جبکہ حکومت مخالف خلیفہ حفتار کی فورسز جو ہیں ان کو شکست کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جنہیں سعودی عربیہ، عرب امارات اور مصر کی حمایت حاصل ہے، اور یہ ترکی کی مداخلت کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ گزشتہ ہفتے مصر کی پارلیمنٹ نے لیبیا میں قائم GNA کی حکومت کے خلاف فوج بھیجنے کو قانونی قرار دیا، جس پہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اس سے خطے میں بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ افریقہ میں ترکی کی دخل اندازی کی بات کی جائے تو افریقہ میں طیب اردگان نے 2005 میں اوپن ٹو افریقہ پالیسی کا آغاز کیا اور مختلف ممالک معاشی اور عسکری تعلقات شروع کیے، اور افریقہ میں اپنے سفارت خانے کھولنے کی شروع کی، اور اب وہاں ترکی کے 42 سفارت خانے ہیں۔ 2017 میں ترکی نے صومالیہ میں سب سے بڑی ملٹری بیس قائم کی اور صومالیان آرمی کی ٹریننگ کا آغاز کیا، اور ترکی کی افریقہ کا تجارتی حجم بھی $23 بلین تک پہنچ گیا۔ اور اب دیکھا جائے تو ترکی افریقہ اور مڈل ایسٹ میں اپنی طاقت یا پھر ایکسپینشنزم کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لیبیا میں ٹرکی حکومت کی حمایت میں کھڑا ہے، جبکہ مصر، سعودی عربیہ اور عرب امارات خلیفہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، نتیجہ خطے میں ایک بڑی جنگ کی صورت میں آ سکتی ہے، جس سے مسلمان ممالک آمنے سامنے ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر عرب امارات کو دیکھا جائے تو ایک سافٹ امیج آتا ہے، اور سب سے زیادہ مسائل کے شکار خطے میں خود کو مثبت تبدیلی کا ماڈل بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ صرف 47 سال کے عرصے میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ایک بہت ہی پروگریسو سوسائٹی کے طور پہ ترقی کی ہے، جہاں 2 سے زائد قوموں کے لوگ امن سے رہتے ہیں۔ عرب امارات میں چرچز بھی ہیں، ہندوؤں کے لیے مندر، سکھوں کے لیے گردوارے موجود ہیں، سائناگوگ بھی اب بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ 80 سے زیادہ یونیورسٹیز موجود ہیں۔ گزشتہ برس 20 ملین سیاح UAE آئے، اور عرب امارات کے پاسپورٹ رکھنے والے 167 ممالک میں پہلے ویزا حاصل کیے بغیر سفر کر سکتے ہیں، جو ایک بڑی کمال کی سفارتکاری ہے۔ عرب امارات میں خواتین مذہبی وزیر، فائٹر پائلٹس، ججز، چیف ایگزیکٹوز اور ہاکی پلیئرز ہیں۔ اس کا متحدہ عرب امارات خطے میں ایک بہت پازیٹیو خوشحالی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ کیا رنگ اختیار کرتا ہے اور کون کس کی سائڈ پہ جاتا ہے۔ Until the next time, Allah Hafiz.